नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में इकाई 10 में भी हम देख रहे हैं एक साहित्यिक की डायरी। और एक साहित्यिक की डायरी में कटुयान और काव्य सत्य यह आज हम देखने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं यह वीडियो। जैसे कि यह सब कुछ निःशुल्क है, आपका मूल्य सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट, यही आपका बहुमूल्य है, यही आप दीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। उस गली पर झांकती हुई गैलरी में हम दोनों बैठे हुए थे। अभी यहाँ पर हम दोनों ही मतलब लेखक और लेखक का मित्र उस गैलरी में बैठे थे। बात की कड़ी जैसे बीच में ही आकर टूट गई थी। भाव विचार एकत्र करने में जितने हम व्यस्त दिखाई देते उतने ही बिखर जाते। जीवन और चरित्र पर, विशेषकर किसी की जिंदगी के विकास के इतिहास चित्रों और अ, उसके व्यक्तित्व के चरित्र के चित्रों पर सोचते सोचते मन किसी दार्शनिक भावना में डूबता सा प्रतीत होता। गैलरी के नीचे गली लगातार चली रही, यानी गली के नीचे बैठे हैं, गैलरी में बैठकर गली में देख रहे हैं और गली लगातार चल रही है। वहाँ पढ़ी लिखी सुंदर युवतियों और उन्हें चोरी चोरी देखने वाले या उजागर एकटक देखने वाले युवकों की बहती भागती बात हमारे लिए रोज ही का दृश्य था। यानी उस गली में सुंदर युवतियाँ थी और उसको अन्य युवक जो है वह चोरी चुपके से देखते थे। और यह सब दृश्य लेखक और लेखक का मित्र गैलरी में देखकर रोज ही देखते थे। रोज रोज वही रोमांटिक किस्से, जुम्मा तालाब में अनेक कारणों से वे ही आत्महत्याएं, वे ही झगड़े और वही स्नेह और प्रणय, वे ही आजीवन संघर्ष और वे ही कटुताएं, वही शोषण, वही गरीबी। यह कब बदलेगा? यानी लेखक कहते कि यह दृश्य कब बदलेगा। मेरा मित्र एक दूर बैठे कौवे की तरफ देख रहा था। वह लगातार गर्दन मटकता हुआ चारों ओर चालाक नजर घुमाता एक छप्पर पर बैठा था। पता नहीं उसकी नज़रों में मित्र को क्या दिखाई देता। यानी यानी लेखक का मित्र जो है एक दूर बैठा कौवे की तरफ देख रहा था। और कौवा जो है एक चतुर होता है कौवा, और वह चारों ओर देखता है। और मित्र जो है लेखक का वह उसकी तरफ देखने लगता है। हम अभी भी चुप थे, बातें करने में बिल्कुल असमर्थ। जबान को मानो लकवा मार गया था। भावों को पंख निकल आए थे। गैस के धुमेले पंख और बीच बीच में झांकने वाली एकांत चिंगारी। भाव इतने अस्पष्ट थे, इतने कुहरीले, किंतु भयंकर यथार्थ। वे स्वयं किसी केंद्रीय दर्द के संदेशवाहक दूत थे। स्काउट थे स्काउट थे, गुप्तचर थे, क्या थे ईश्वर जाने। अस्तित्ववान थे और हम उनके अस्तित्व से दबे रहे थे। पर हमें वे अच्छे लग रहे थे। उनमें खो जाना, डूबकर तिरोहित हो जाना हमें अच्छा लग रहा था। मैं मित्र के चेहरे की तरफ देख रहा था, मानो वह पाठशाला का ब्लैक बोर्ड हो और किसी जादू के इंद्रजाल से उस पर आप सही सही गणित, सही सही पद्धति से उभर आने की संभावना हो। लेकिन नहीं, मित्र का चेहरा प्रात के धुले पूछे, काले गोरे, चिन्हहीन, भावहीन ब्लैक बोर्ड सा ही दिखाई दिया। मैंने एकाएक बिल्ली की म्याऊ सुनी। वह वहाँ थी, एक बड़े से आले में दुबकी बैठी थी। मैं तब से यहाँ हूँ, किंतु सामने के ताक की तरफ ध्यान नहीं गया था। मैंने अकस्मात यह महसूस किया कि गर्दन मटकाते हुए चालाक नजरों वाले कौवे सरिका या किसी की सावधान प्रतीक्षा में बैठी उस चिर जागरूक बिल्ली सरिका कुछ मनुष्य के भीतर ही है। यानी कौवे की जैसी चतुर नज़र, चालाक नज़र जो है वह मनुष्य के भीतर भी है, ऐसा लेकर सोच रहे हैं। अपने ही मन को फंसाने वाले रंगीन कुहरीले सपनों या भावों या विचारों की महान परंपरा पहले भी थी और आज भी है, किंतु अपना ही मन सो दृश्य रूप से फंस जाता है और वे भी सो उद्देश्य रूप से फंसा लेते हैं।
मानो दोनों फंसने फंसाने के लिए तैयार बैठे हो। नहीं तो कोई कारण नहीं कि आदर्श की बात या काम करते हुए मनुष्य मात्र आत्म प्रस्तावना के स्वार्थ को ही प्रधान बनाए रखे। यह स्वार्थ कितना घनघोर होता है, यह हमारे जीवन में अनुभव करने और दर्शन करने की एक चीज़ है। मैंने तनाव दूर करने की गज मैंने तनाव दूर करने की नज़र से मित्र से पूछा, यानी लेखक के मन में जो तनाव था वह तनाव दूर करने के लिए लेखक ने लेखक के मित्रों को पूछा, तो तुम इंदिरा के यहाँ कब जाओगे, यानी तुम इंदिरा के यहाँ कब जाओगे, लेखक पूछता है। मित्र हंस पड़ा। उसने कहा, मैं क्यों जाऊँगा। उसने आंसू मुझे मुझे झूठे मालूम होते, लगातार रोते रहने का वह दृश्य भी मुझे झूठा मालूम होता है। अब हंसने की मेरी बारी थी। मित्र मेरी हंसी से चो चौंक उठा। उसे लगा कि मैं उसे चिढ़ाने के लिए या जानबूझकर गलतफहमी पालने के लिए प्रवृत्त हूँ, उन्मुक्त हूँ। उसे लगा कि मैं इस प्रकार उसका अपमान करने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। अपने भीतर का उफान दाबकर उसने समझाते हुए कहा, हाँ, मैं जो हूँ कह रहा हूँ सही है, बात मानो। यानी मित्र कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है, तुम मेरी बात मानो। वह आराम कुर्सी पर से उठ बैठा, गैलरी के बाहर देखने की कोशिश की और अंदर चला गया। मेरा ख्याल है कि अंदर जाकर उसने मेरी भाभी से चाय बनाने की प्रार्थना की, शायद गिड़गिड़ाया, यानी अपनी पत्नी से चाय बनाने के लिए, भाभी से चाय बनाने के लिए कहा और गिड़गिड़ाया, चाय बनाओ। जब वह गैलरी में लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब उलझन थी। मैं समझ गया कि उसका संबंध चाय से नहीं था। उसने आराम कुर्सी पर फिर से बैठते ही कहा, यानी उसका संबंध चाय से नहीं था। फिर से वह आराम कुर्सी पर बैठते हुए लेखक के मित्र ने लेखक से कहा, आप तुम्हें क्या बताऊं, पढ़ी लिखी स्त्री आवश्यकता से अधिक शिक्षा प्राप्त, लेकिन उसमें दम नहीं है। यानी उस मित्र की पत्नी पढ़ी लिखी है और वो कहता है कि लेखक से कहता है, पढ़ी लिखी स्त्री आवश्यकता से अधिक शिक्षा प्राप्त, लेकिन उसमें दम नहीं है। यानी वो पढ़ी लिखी स्त्री है लेकिन आवश्यकता से अधिक पढ़ी है, लेकिन उसमें दम नहीं है। उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। वह सब कुछ तैयार पका पकाया चाहती है। वह उसकी संस्कृति और वातावरण का अंग है। यानी वह सिर्फ कहा जाए तो एक यानी पढ़ी लिखी स्त्री है, ज़्यादा पढ़ी है, जो भी चाहती है वह आराम चाहती है, या जो भी मिलता हो वह तैयार ही मिलना चाहिए। कुछ पका कर या कुछ कष्ट करके कमाने की या कष्ट करके मेहनत करके वह खाना पकाना नहीं चाहती। तुम जानते हो वह महाराष्ट्रीय नहीं है। यानी वह लेखक की स्त्री जो है, पत्नी जो है, वह महाराष्ट्रियन नहीं है, लेखक के मित्र की। मैंने आश्चर्य से कहा, तो यानी वो महाराष्ट्रियन नहीं है, तो फिर लेखक कहता है कि आश्चर्य से पूछता है। उसने जवाब दिया, वह पारसी है, उसका नाम है कटुयान। बचपन से अंग्रेजी तालीम, यानी उसका नाम कटुयान है। लेखक के पत्नी का नाम है कटुयान, लेखक के मित्र के पत्नी का। मैंने लेखक का बता दिया। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कटुयान नाम जो है, एक साहित्य की डायरी में कटुयान नाम किसके पत्नी का है, तो लेखक के मित्र के, लेखक के पत्नी के, ऐसे नाम पूछे जाएंगे। तो याद रखिए, कटुयान जो है यह लेखक के मित्र के पत्नी का नाम है। अंग्रेजी तालीम, यानी वह अंग्रेजी में पढ़ी है। मराठी भाषा विशुद्ध मराठी बोलती है। यानी वह लेखक की पत्नी जो है कटुयान, वह मराठी विशुद्ध भाषा बोलती है। वह कहीं साथ देते मैंने कहा भी था, लेकिन उसने मात्र असमर्थता बताई। वह अपनी कौम से भागती रही। उसके कारण भी है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, यानी वह उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता है, उसका पति। मित्र ने आगे कहा, यह ठीक है कि कृष्ण मुरारी शुक्ल आज उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। यानी यह लेखक का मित्र कहता है कि यह ठीक है कि जो कृष्ण मुरारी शुक्ल है आज उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। कटुयान और शुक्ल के बीच यह तय भी हो गया कि ठीक 10 महीनों के भीतर वह अपनी बड़ी बहन की शादी कर देगा।
यानी यह इम्पोर्टेंट कथन है। यह ठीक है कि कृष्ण मुरारी शुक्ल आज उसके साथ नहीं विवाह नहीं कर सकता। यानी जो कटुयान जो है, जो लेखक के मित्र की पत्नी, उसके साथ कृष्ण मुरारी शुक्ल यह विवाह नहीं कर सकता है, और वह विवाह नहीं कर सकता। कटुयान और शुक्ल के बीच यह तय भी हो गया कि, यानी वह तय हो गया, बात जो थी दोनों ने की थी, कटुयान और कृष्ण मुरारी शुक्ल ने, हो गया था कि ठीक 10 महीने के भीतर वह अपनी बड़ी बहन की, यानी वह अपनी बड़ी बहन की शादी करेगा। उसके बाद शुक्ल पर कोई जिम्मेदारी नहीं, यानी बड़ी बहन की शादी हो जाने के बाद शुक्ल खुद के शादी के बारे में सोचेगा। तब उसके कंधे पर जो बहन की शादी की जिम्मेदारी है वह निकल जाएगी। तुम शुक्ल को जानते हो, कान्य कुब्ज जाति है। यानी वह मित्र कहता है कि तुम शुक्ल को जानते हो, वह कान्य कुब्ज जाति का है। अगर, यानी कान्यकुब्जा यानी जो ब्राह्मणों में होती है, अगर उसने बहन की शादी के पहले अपना विवाह कर लिया तो बड़ी बहन की शादी में बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी पहले वो खुद की शादी करेगा तो बड़ी बहन की शादी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि पूरे समाज में इस पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। वह सही कह रहा था। शुक्ल ने क्या कम मुसीबतें उठाई है कटुयान, यानी शुक्ल ने क्या कम मुसीबतें उठाई है कटुयान के लिए, यानी कटुयान के लिए शुक्ल ने भी, जो कृष्ण मुरारी शुक्ल है उसने भी मुसीबतें उठाई है। अपनी पढ़ाई करना, घर से भागी हुई कटुयान को पालना और नियमित 100 रुपया माहवार दूर गाँव में पिताजी को देना। यानी यह जो है कटुयान जो है वह घर से भाग गई थी। फिर उसने कृष्ण मुरारी को पाला पोसा, और उसके बाद 100 रुपया, यानी 100 रुपया जो है हर महीने घर पिताजी को भेजना। पिछड़े 1.5 साल में वह तो मर गया, यानी फिर वह मर गया। और आप वकालत करने के लिए जब शुक्ल अपने गांव चला गया, शहर में नहीं वरन देहात में, वहां से हर माह वह कटुयान को 100 रुपया माहवार भेजता और हमेशा पत्र लिखता। यानी वह गांव तरफ चला गया, और जाने के बाद फिर भी वहाँ कृष्ण मुरारी जो है शुक्ल, वह कटुयान को गांव से हर माह पैसे भेजता है। कितने? 100 रुपया भेजता है। पहले गांव तरफ पिताजी को भेजता था, अब गांव से इस कटुयान को भेज रहा है। 2-3 बार वह उससे मिलने के लिए आया भी, मुझसे भी मिला था। यानी 2-3 बार वह, यानी वह कहाँ जाए तो पत्नी नहीं है, भाभी है उस मित्र के, उस लेखक का जो मित्र है उसकी भाभी है कटुयान। मैंने पत्नी कहा था, माफ़ कीजिए। मैं कटुयान को अकेली जान हफ्ते में 2-1 बार तो जाया ही करता बताए। 100 रुपया कटुयान को पुराते नहीं थे। यानी जो 100 रुपया है वह उसको महीने भर में जो है वह पूरे सामान में बस नहीं होते। 50 तो सिर्फ मकान का किराया था। अभी 100 रुपये में 50 रुपये किराया दे दिया मकान का, तो 50 रुपये में और खाने पीने की चीज़ें वह कैसे खरीद सकती है। मैंने उससे कई बार कहा कि वह नौकरी तलाश कर ले। वह वैसा न करने के लिए कई कारण उपस्थित करती। यानी वह लेखक का मित्र कहता है कि मैंने कटुयान को कहा कि तुम कहीं नौकरी तलाश करो, नौकरी ढूंढो। फिर वह नौकरी न ढूंढ पाने के या नौकरी पर न जाने के अनेक कारण बताती है। शी वॉज हैम शी वॉज डैम फूल, वह हम मूर्ख थी। और जब शुक्ल की आमदनी बढ़ गई तो उसने कटुयान को भी ज़्यादा पैसा भेजना शुरू किया। कटुयान ने मुझे खुद बताया। यानी फिर जो कृष्ण मुरारी शुक्ल की आमदनी बढ़ी, उसकी जो तनख्वाह थी वह बढ़ी। फिर उसने जो है कटुयान को 100 रुपये के बदले और पैसे ज़्यादा भेजता गया। और इसमें कोई शक नहीं कि कटुयान का शुक्ल पर गहरा प्रेम, लेकिन त्याग शुक्ल का ही था। यानी फिर इसमें कटुयान जो है शुक्ल पर गहरा प्रेम करती थी, लेकिन त्याग जो है शुक्ल का था इसमें। कटुयान हमारे यहाँ आया करती, वह हमारे घर में रहना भी चाहती। यानी कटुयान जो है वह लेखक के मित्र के घर आती और वह उनके घर रहना चाहती। पर सवाल यह है कि उसे संरक्षण की इतनी भूख क्यों? मैंने इनकार कर दिया। मैं एक पारिवारिक उलझन क्यों लूँ? यानी वह लेखक के मित्र के यहाँ वह कटुयान रहना चाहती हो, तो लेखक का मित्र कहता है कि मैं वह पारिवारिक उलझन क्यों लूँ, मेरे यहाँ रहे उसको रखकर। लोग क्या कहेंगे, भाई माता पिता क्या कहेंगे, दूसरे उन लोगों के लिए जितना त्याग मुझे करना चाहिए उससे ज़्यादा मैंने तकलीफ उठाई। आखिर वे दोनों मेरे कौन थे? यानी जो उनके कारण जो
कटुयान तथा शुक्ल जो कृष्ण मुरारी शुक्ल है उसके कारण उन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत कठिनाई उठाई, तो दूसरों के कारण मैं क्यों कठिनाई उठाऊँ? यह जो सवाल है यह उस लेखक के मित्र के सामने है। इतने में चाय आ गई, फिर भाभी चाय लेकर आ गई। भाभी कटुयान की बात सुन हंसते हुए बोली, तो आपको अब तक नहीं मालूम था कि वह कौन है? आपने तो हमारे यहाँ देखा है ही उन्हें। यानी फिर कहती है कि भाभी वो कटुयान की बात सुनकर कहती है कि भाभी आपको पता नहीं कि कटुयान कौन है? वह देखकर वह हंसी और वो कहती है, मैंने मजाक करते हुए कहा, मैंने सोचा कि हमारे मित्र की ये वे दोस्त होगी या आपकी दोस्त। यानी फिर वह लेखक तथा वो लेखक का मित्र कहता है कि मैंने सोचा कि वह आपकी मित्र या आपके अ, हमारे मित्र की दोस्त होगी या आपकी दोस्त होगी। मैं व्यक्तिगत मामले में दस्तादास्ती नहीं करता। यानी लेखक कहता है कि मैं व्यक्तिगत मामले में नहीं बात करता। भाभी पास की एक कुर्सी पर बैठ गई। मित्र ने कहना जारी रखा, मैं जब जब उसके घर जाता वह लगातार रोती। अगर मैं उसकी अनवरत अश्रुधारा की बात शुक्ल को लिख देता तो वह माँ बाप को छोड़ यहाँ आकर बच जाता। यानी लेखक का मित्र कहता है कि मैं जब भी जाता हूँ उसके घर वह कटुयान को रोते हुए देखता है। मैं पत्र लिखकर उसके रोने की बात जो है वह शुक्ल को बता देता। वह माता पिता को छोड़कर यहाँ आ जाता था। अपने ही हाथ से परिस्थिति की अनुकूलता जो उसने बताई वह अपने ही साथ से नष्ट कर देता। किंतु धीरे धीरे मुझे संदेह होने लगा कि कटुयान के आंसू विरह के या वियोग के नहीं है। यानी वह जो फिर कटुयान के जो आंसू थे, आंखों की आंसू थे, वह आंसू विरह के नहीं थे, स्नेह जय नहीं, वरन अपनी आरक्षा के दुख से पैदा हुए हैं। वह आरक्षा जो शुक्ल के 100 रुपये माहवार के बावजूद बरकरार रहना चाहती है, जो अपना बढ़िया मकान, उद्मा फर्नीचर और मोहक वातावरण नहीं छोड़ना चाहती। बस मेरी कहानी यही खत्म हो जाती। आगे की बात नहीं बताऊंगा। इतना निश्चय है कि वह शुक्ल के प्रेम से वशीभूत होकर शुक्ल को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। यानी वह शुक्ल से जो कटुयान जो है वह शुक्ल से प्रेम से वशीभूत शुक्ल जो है इसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो आंसू वह लगातार बहा रही है वह विरह के कहा जा सकते हैं, क्योंकि आरक्षा का भाव विरह से उत्पन्न हुआ है। किंतु उस दुख की कटुता, उसकी तीव्रता आरक्षा की है, विरह की नहीं। मित्र ने जोर जोर से आगे कहना शुरू किया। यानी मित्र जोर जोर से कह रहा है, उनके आंसू काव्य सत्य है। यानी मित्र कहता है कि कटुयान के जो आंसू है वह काव्य सत्य है, उसका उल्लास काव्य सत्य था, उसका प्रेम काव्य सत्य था, उसका विरह काव्य सत्य है, उसका वियोग काव्य सत्य है। यह मित्र कह रहा है लेखक का। उसका वियोग, उसके आंसू, यह जो है कटुयान के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं। यह कहकर वह बैठा। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हारे इस मंतव्य के कोई विशेष कारण है? उसने कहा, हाँ, उसकी बातचीत से भी यह जाहिर हो गया था कि अगर उसकी रक्षा के लिए कोई और आ जाए तो वह शुक्ल को छोड़ भी सकती है। यानी वह कहती उसने कहा, यानी कटुयान मित्र लेखक से कह रहा है कि हाँ, उसकी बातचीत से यह जाहिर हो गया था। यानी मित्र कह रहा है कि कटुयान के बातों से यह पता चल गया था, जाहिर हो गया था कि अगर उसकी रक्षा यानी कटुयान की रक्षा करने के लिए कोई और आ जाए तो वह शुक्ल को छोड़ भी सकती है। मज़ा यह है कि मेरे ही सामने शुक्ल के लिए आंसू भी बहा रही है। प्रश्न यह कि उसकी रक्षा करने वाला यह कौन होगा? यानी वह कहती है कि शुक्ल के लिए आंसू भी बहा रही है और फिर उसके अलावा उसकी रक्षा करने वाला कौन होगा? उसी ने मुझे बताया कि फला शहर में रहने वाला उसका एक पुराना पड़ोसी तरुण डॉक्टर पटवर्धन है। यानी लेखक के मित्र को उस कटुयान ने बताया कि उसका एक पड़ोसी है, तरुण डॉक्टर है, तरुण डॉक्टर पटवर्धन है और वह शहर में रहता है, एक पुराना पड़ोसी है। फिलहाल वह रक्षक के पद पर आसीन हो सकता है,
कल और किसी पद पर। यह उसका गुण वर्णन करते करते नहीं थकती। मैं तो रोज़ कटुयान के पास जाता हूँ, उसे खूब समझाता हूँ। यानी लेखक का मित्र कहता है कि वह उस डॉक्टर की, पटवर्धन डॉक्टर की, डॉक्टर का वर्णन करती है, लेकिन मैं तो उसके पास हर रोज़ जाता हूँ, उसको समझाता हूँ। इस बीच मेरा चेहरा फक हो गया था। कटुयान मेरी कोई दिलचस्प नहीं थी, लेकिन मित्र के एक वक्तव्य से मुझे बहुत धक्का धक्का लगा। उसने काव्य सत्य का नाम लिया था। यानी जो मित्र ने काव्य सत्य का नाम लिया, वही उस बात से लेखक को सुनने में, वह बातें, कटुयान की बातें सुनने में एक रस आ रहा था। मैं बहुत बहुत देर तक स्तब्ध रहा। उसका मतलब यह क्या था? गैलरी में हम शाम से बैठे हुए थे। वहाँ अंधेरा हो रहा था। भाभी ने स्विच ऑन किया। वे अपने काम से अंदर चली गई। यानी वह बैठी थी और भाभी उठकर चली गई, और वह भी, अब भाभी जो है खुद के काम में लग गई। फिर से अजीब चुप्पी छा गई। वही स्तब्धता, वही निर्वाक। 0-20 मिनट बाद जब हम दोनों मित्र घर के पीछे विशाल मैदान पर पहुँचे, तो आसमान में तारे चमचमा रहे थे। ये तारे चमचमाना, शाम का जो वर्णन है, इसमें 3 बार आया है अब तक। फिर वहाँ पर बैठे-बैठे, गैलरी में बैठे-बैठे ऊब सी उत्पन्न हो रही थी, तो लेखक और लेखक का मित्र उठकर घर के पीछे वाले बड़े से मैदान में चले, और वहाँ जाकर उसने देखा तो आसमान में तारे जो है चमचमा रहे थे। आसिम आकाश और निस्सीम मैदान लगता था, जैसे हम इन मनोहर दूरियों में घुलकर एकाकार हो रहे हो। कहीं दूर एक जगह में घंटे की ध्वनि सुनाई दी। यानी कहीं और दूर से घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम आगे आगे बढ़ते गए। दूर एक टीला था। अंधेरे में विलीन हम उस पर चढ़कर बैठना चाहते थे। यानी एक टीले पर बैठकर चढ़ना चाहते थे। चढ़कर बैठना चाहते थे, लेखक और लेखक का मित्र। वहाँ मीलों दूर की हवाएं आती, चारों ओर से हमारा आलिंगन करती, कहीं दूर हमें उड़ा ले जाना चाहती। जब हम उस टीले पर पहुँचे, तो एक ठूठ के नीचे मैं बैठ गया। इच्छा हुई कि उसकी एक डाल पर चढ़ा जाए। मैंने मित्र से पूछा तो उसने इनकार कर दिया। यानी एक डाल पर लेखक चढ़ना चाहता है, तो उसका मित्र जो है, उसको, लेखक का मित्र लेखक को चढ़ने से इनकार करता है। मेरे मन में जो बात घुल रही थी, वह निकल पड़ी। मैंने कहा, तुम काव्य सत्य को क्या समझते हो? यानी लेखक के मित्र ने जो काव्य सत्य की बात कही थी, वही बात लेखक मित्र से पूछता है कि तुम काव्य सत्य के बारे में क्या जानते हो? तुम काव्य सत्य को क्या समझते हो? तुम काव्य सत्य को क्यों बदनाम कर रहे थे? यानी वह कहता है कि लेखक कहता है लेखक के मित्र से कि तुम काव्य सत्य को क्यों बदनाम कर रहे थे? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी वाणी से ही उसे ताड़ लिया होगा, उसने विक्षुब्ध होगा। उसने कहा, ओहो, मैं भूल गया कि तुम साहित्यिक हो और कवि भी हो। यानी वो कहता है कि ओहो, मैंने जो काव्य सत्य की बात की थी, यह मैं भूल गया था कि तुम एक कवि हो, साहित्यकार हो। यह मैं बात भूल गया था। लेकिन तुम्हें बुरा लगने की बात नहीं थी। यानी फिर लेखक का मित्र कहता है कि तुम कवि हो, साहित्यकार हो, यह बात मैं भूल गया था, इसलिए मैंने काव्य सत्य की बात की। और आप जो है तुम्हें बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात लगने की बात नहीं थी। यानी तुम्हें बुरा लगे, इस उद्देश्य से मैंने नहीं कहा था। मैं उसे क्या समझता? जब से मैं उसे मिला हूँ, तब से वह साहित्य के मनोविज्ञान पर ही चर्चा कर रहा था। यानी तब से वह मिला था, जब से साहित्य के मनोविज्ञान पर बात कर रहा था। उसने मेरी कई आदरणीय मित्रों की चिरफाड़ की थी। यानी चिरफाड़ यानी कुछ बातें। इसलिए मुझे पहले से ही बुरा लगना या लगते जाना स्वाभाविक था। बीच में जब यह कटुयान नाम इसमें बहुत बार आया है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, याद रखिए। अंत कथा आई तो मैं समझ सका था कि उस कथा से चर्चा का क्या संबंध था। मैंने अनुमान किया था कि वह दूसरी बहस छेड़ने के उद्देश्य से उकसाता हुआ दूर के निमित्त शुरू किया गया है। 1 मिनट रुकिए।
उसने मेरे कई आदरणीय मित्रों की चीरफाड़ की थी, इसलिए मुझे पहले से ही बुरा लगना या लगते जाना स्वाभाविक था। यानी लेखक के मित्रों की उसने बुराई की थी, चीरफाड़ की थी, इसलिए लेखक को ही बुरा लगना स्वाभाविक था। बीच में जब कटुयान की अंत कथा आई तो मैं समझ नहीं सका था कि उस कथा से चर्चा का क्या संबंध है। फिर वह कटुयान की बात कर रहा था तो लेखक कह रहे थे कटुयान की कथा का इस बात से यानी काव्य सत्य से क्या संबंध है। मैंने अनुमान किया था कि वह केवल दूसरी बहस छेड़ने के उद्देश्य ही उस उद्देश्य से उकताहट दूर करने के निमित्त शुरू हो गई थी। यानी वह दूसरी विषय बदलने के लिए बात की थी कटुयान की। किंतु जब उसने काव्य सत्य का उल्लेख करके उस बदनाम करने की कोशिश की तो भीतर ही भीतर मेरा उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक था। उसने कहा, यानी फिर वो लेखक के मित्र कह रहा है, उसने कहा काव्य सत्य को मैं बदनाम नहीं करना चाहता, मेरा प्रश्न सीधा साधा है। यानी लेखक का मित्र कहता है कि मैं काव्य सत्य को बदनाम नहीं करना चाहता था, मेरा प्रश्न सीधा साधा है कि काव्य में जीवन के कुछ मूल्य और दृष्टि प्रकट होती है। यानी काव्य में जो है, काव्य में जीवन के या कविता में जीवन के कुछ मूल्य और दृष्टि प्रकट होती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन मूल्यों से आपके आचरण का सामंजस्य है। यानी काव्य में जो मूल्य जीवन के आते हैं या दृष्टि आती है, उस दृष्टि से या उस मूल्य से आपका आचरण आपके आचरण का सामंजस्य है। मैं स्तब्ध हो गया। मैंने कहा, काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकट नहीं होते। यानी लेखक कहता है कि ये इम्पोर्टेंट कथन है, काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकट नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। मात्र भाव प्रकट होते हैं, लेकिन काव्य में मूल्य और आदर्श जीवन के प्रकट नहीं होते, मगर भाव प्रकट होते हैं। यह इम्पोर्टेंट कथन है। उसने जवाब दिया, वह आंशिक सत्य है। जहाँ मात्र भाव प्रकट होते हैं वहाँ एक दृष्टि भी प्रकट होती है। प्रश्न यह है कि क्या यह दृष्टि आचरण से सामंजस्य स्थापित कर चुकी है अथवा आचरण से सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रही है। मैंने कहा, आचरण से आपका क्या क्या मतलब। यानी लेखक कहता है उस मित्र से कि आचरण से आपका क्या मतलब है। उसने उत्तर दिया, आचरण से मतलब आचरण, मैं एक उदाहरण दूंगा। एक कवि अपनी प्रेमिका पर कविता रचता है। यानी वो आचरण का एक उदाहरण देता है लेखक का मित्र, और वो कहता है कि उदाहरण देते हुए एक कवि है जो अपनी प्रेमिका पर, अपनी प्रेयसी पर कविता रचता है, कविता लिखता है, सुंदर कविता। आचरण में आप इसकी अपेक्षा अवश्य करेंगे कि वह अपनी प्रेमिका के प्रति निस्वार्थ रूप रखता है या नहीं। यानी वो कविता अपनी प्रेमिका पर लिखता है तो उसको लगता है कि कविता लिखते समय प्रेमिका पर जो उसके प्रेमिका के प्रति जो भाव है या प्रेम है वह निस्वार्थ दृष्टि रखता हो या नहीं। यानी निस्वार्थ रूप से वह अपनी प्रेमिका का कविता में वर्णन करता है या नहीं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, उसका आचरण उसके काव्य की कसौटी नहीं है। यानी वह लेखक कहता है कि उसकी काव्य की कसौटी उसका आचरण नहीं है। उसने धीरे धीरे विचार करते हुए जवाब दिया, कौन कहता है। इसलिए मैं काव्य सत्य के सत्यत्व से इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि वह मात्र काव्य सत्य है। वह यदि इससे कम नहीं है तो उससे जरा भर भी अधिक नहीं। वह काव्य सत्य है, वह एक वंचना स्वप्न की उपज के प्रति का एक परिणाम अथवा आत्म अभिनय का साहित्यिक रूप हो सकता है। मैंने जल्दबाजी में उससे कहा, लेकिन इससे तुम निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हो। यानी तुम इससे निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हो, यह लेखक पूछता है अपने मित्र से। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यदि आप लोग केवल काव्य सत्य को महत्व देते हो तो अपने अनजाने ही एक भयानक भूल कर, यानी आप काव्य सत्य को महत्व देते हो तो आप एक अनजान में ही एक भूल कर बैठते हो। यह लेखक का मित्र कहता है। वह यह कि एक व्यक्ति साहित्य में जिन मूल्यों की स्थापना करता है, यानी एक व्यक्ति साहित्य में जिन मूल्यों की स्थापना करता है वे मूल्य उसके आचरण की प्रेरणा हो
यानी जो जो लेखक हो या जो साहित्यिक हो, वह अपने साहित्य में जीवन के जो मूल्य स्थापित करता है, स्थापना करता है मूल्यों की, वह मूल्य उसके खुद के जीवन में हो। यह बड़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर। यह आप अपने लिए अनावश्यक, इन इरेलेवेंटेड मानते हैं, इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। एक प्रतिवादी के लिए आपकी दृष्टि से यह आवश्यक नहीं रहा कि वह अपने घोषित लक्ष्य के अनुसार अथवा जीवन मूल्यों के अनुसार अपना आचरण भी बनाए। एक आदर्शवादी साहित्यिक अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में असुविधा को ही विकास का मूल्य नियम मान अपने साहित्य में घोषित जीवन मूल्य से एकदम विरुद्ध आचरण, यानी जो भी साहित्य में वह एक लेखक है या साहित्यकार है, तो जो भी अपने रचना के माध्यम से मूल्य बताता है, वह उस मूल्यों के विरुद्ध आचरण कर सकता है, कर रहा है और करेगा। उसकी अपनी मानवतावादी कवि साहित्यिक घोषित जीवन मूल्यों के विरुद्ध अपने साहित्य में संस्थापित अथवा प्रतिबिंबित जीवन मूल्यों के विरुद्ध लगातार आचरण करता हुआ आपको दिखाई देता है। माना कि जीवन मूल्यों की संस्थापना साहित्य के उत्तम अथवा साधारण होने की कसौटी नहीं। अब मैं उसकी पूरी बात समझ गया था। मैंने कहा, मन वचन कर्म के सामंजस्य की भारतीय साहित्य परंपरा के वह विरुद्ध जाता है। उसने कहा, केवल यही नहीं, साहित्य जीवन से उपजाता है और अंततः उसका प्रभाव भी जीवन पर होता है। यानी साहित्य जो है वह जीवन से उपजाता है, यानी साहित्य जीवन से ही उत्पन्न होता है और उस साहित्य का प्रभाव भी जीवन पर होता है। इसलिए हमें साहित्य के मनोवैज्ञानिक पहलू की तरफ देखना ही होगा। यानी साहित्य जो है, साहित्य का निर्माण कहाँ से होता है? तो साहित्य का निर्माण जीवन से होता है और और उस साहित्य का प्रभाव जीवन पर रहता है। इसलिए हमें साहित्य का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, उसकी तरफ भी पहलू है, उसकी तरफ भी हमें, साहित्य के मनोवैज्ञानिक पहलू की तरफ भी हमें देखना होगा। उसको हम अलग छोड़ नहीं सकते। हम तब साहित्य के रूप शिल्प की नहीं, वरन उसके मनोवैज्ञानिक तत्व की भी आलोचना करते हैं। और यदि हमें सूक्ष्मदर्शिता है और उचित मात्रा में संवेदन क्षमता है, तो हम यह देख लेते हैं कि उन मनोवैज्ञानिक तत्वों के गुण क्या है, सामर्थ्य क्या, क्षमता क्या और सीमा क्या। सीमा पर हमारी दृष्टि जानबूझकर ठहरनी चाहिए। सीमा यानी किनारा, जहाँ पर समाप्त होती है वहाँ सीमा किसी का नाम भी हो सकता है। वह चुप हो गया। मैं और भी सुनना चाहता था। वह निसंदेह इस समय दार्शनिक मनस्थिति में था। उसने अपना निवेदन जारी रखा। असल में साहित्य एक बहुत धोखे की चीज़ हो सकती है। वह एक विशाल वंचना स्वप्न भी हो सकता है। इसलिए केवल एक ही कसौटी से साहित्य को नापना उचित नहीं। यानी साहित्य को एक ही कसौटी पर नापना, एक ही कसौटी से देखना, यह उचित नहीं है, अनुचित होगा। केवल साहित्यिक कसौटी से साहित्य को नापना अथवा केवल समाजशास्त्रीय अथवा केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना मेरी दृष्टि से असंगत है। यह इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। कहाँ से पूछा जाएगा ये? यहाँ से। केवल केवल साहित्यिक कसौटी से ही साहित्य को नापना अथवा केवल समाजशास्त्रीय अथवा मनोवैज्ञानिकवादी दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना मेरी दृष्टि से असंगत है। वह अंततः विधायक भी है। एक मिनट, थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है, पानी दीजिए। ओके। यह बात अलग है कि विशेष अवधि में विशेष साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए अथवा अनुत्साहित करने के लिए एक अलग नीति अपनाने के लिए ख्याल से केवल एक रेषीय, एक दृष्टीय आलोचना की जाए। वह नीति सही है या गलत, यह अलग बात है, यह अलग प्रश्न है। जीवन में हर पहलू दूसरे पक्ष का अविच्छिन्न अंग है। वे परस्पर समविष्टि है, वे परस्पर प्रविष्ट हैं। हम वैचारिक सुविधा की दृष्टि से उन्हें एक दूसरे से अलग करके देखते हैं, किंतु यह वैचारिक सुविधा जिंदगी पर थोपना बिल्कुल गलत होगा।
जब साहित्य जीवन से प्रस्तुत होकर जीवन को प्रभावित करता है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। जब साहित्य जब साहित्य जीवन से प्रस्तुत होकर, यानी साहित्य जो है जीवन से ही निर्माण होकर जीवन को प्रभावित करता है, तो वस्तुतः उसकी खरी कसौटी भी जीवन है। यानी साहित्य जीवन से उत्पन्न होकर जीवन को प्रभावित करता है, तो वह उस साहित्य की खरी कसौटी जीवन भी है। और यह जीवन वस्तुतः एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसके विचित्र पक्ष और पहलू एक दूसरे पर समाहित, प्रविष्ट और परस्पर निच्छिन्न हो सकते हैं, सचिन्न हो सकते हैं। इस अंतिम स्तर पर बात करते हुए आप देखेंगे कि साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टियों से देखना आवश्यक है। यानी साहित्य को जो है विविध पक्ष से, विविध दृष्टियों से, विविध कसौटी से देखना आवश्यक है। और वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं अनेक है। ये पूछा जा सकता है प्रश्न। साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टियों से देखना आवश्यक है, और वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं न अनेक है। जैसे कहा जाए तो हम इसके ये एक साहित्य की डायरी जो पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो स्थापना और तर्क से कथन पूछते हैं। तो इसमें ऐसे कथन बहुत सारे हैं इस एक साहित्य की डायरी में, जो स्थापना और तर्क के सवाल यहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं। इसी कृति से स्थापना और तर्क के प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि शुक्ल का कविता क्या है, निबंध से पूछे जाते हैं, उसी प्रकार वर्ण अनेक ये यहाँ से पूछा जा सकता है। देखो, साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टियों से देखना आवश्यक है, यह स्थापना में पूछा। और तर्क बताएगी कि वस्तुतः साहित्य की कसौटी है एक नहीं न अनेक है, ये स्थापना और तर्क में सवाल पूछा जा सकता है। वर्ण आने को अभेद इकाई है, इसलिए केवल यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्य उनके साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं। साहित्य में प्रकट मूल्य, यानी साहित्य में जो प्रकट मूल्य हुए हैं, साहित्य में जो भी रचनाकार ने मूल्य स्थापित किए हैं, वह मूल्य जो है उसके साहित्यिक गुणों की, यानी उसके गुणों की कसौटी नहीं है, मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। यह तो ठीक है कि जीवन मूल्य अथवा आदर्श प्रस्थापित करने वाला साहित्य श्रेष्ठ तभी होता है जब उसमें उत्कृष्ट भावानुभूति हो, अर्थात उत्कृष्ट भावानुभूति महत्वपूर्ण है, किंतु जिसके प्रति वह भावानुभूति है वह वस्तु न केवल उस अनुभूति का आधार है, वरन वह उस अनुभूति को उत्कृष्ट करने में सहायक होती है। वे जीवन मूल्य उस अनुभूति को तपाने में अब जब सहायक हो रहे हो, तो साहित्यिक दृष्टि से उसका मूल्य बढ़ जाता है। उन जीवन मूल्यों द्वारा संकेतित जीवन के अंतर्बाह्य सामंजस्य और संगति का तगाजा भी कोई मायने रखता है। साहित्य को उसका तगाजा करना गलत नहीं है, यानी साहित्य को उस बात पर तगाजा करना गलत नहीं है। माना कि वह तगाजा साहित्य के साहित्यिक गुणों की परख की कसौटी नहीं हो सकता। सामंजस्य और संगति की बात सुनते ही मेरा मन कटुयान की तरफ खींच गया, यानी जो उन्होंने बात की सामंजस्य और संगति की, तो कटुयान की तरफ लेखक का ध्यान गया। निसंदेह वह सुंदर थी, माना कि उसमें सामंजस्य या कह लीजिए संगति नहीं थी, अथवा वह लीजिए कि वह कृष्ण मुरारी शुक्ल द्वारा अपनी आरक्षा, यानी कृष्ण मुरारी द्वारा वह उसकी सुरक्षा नहीं चाहती थी, से प्राण प्राप्त कर लेने के कारण और उसके फलस्वरूप ही उससे प्रेम करती थी। माना कि उसका स्नेह आरक्षा से प्राण ही एक भावात्मक प्रतिक्रिया थी, किंतु क्या यह सही कि सामंजस्य संगति अथवा कोई नैतिक कल्पना यदि यांत्रिक रूप से जीवन पर लागू की जाए तो व्यक्ति के प्रति बहुत अन्याय हो सकता है। आचरण में सामंजस्य संगति आशय चाहिए, इससे कौन इनकार करेगा। किंतु आए दिन लोग स्थूल और कृत्रिम तथा आदमी स्वार्थ दृष्टि से दूसरों में सामंजस्य की कल्पना को साकार देखना चाहते हैं। उस दृष्टि से मनुष्य के विरुद्ध बहुत पाप किए हैं। थियरी में
मन वचन कर्म के सामंजस्य अथवा व्यक्तित्व की संगति की बात करना सहज भी है। यानी थ्योरी में जो है थ्योरी रहता है, तो यानी कोई भी बात थ्योरी पर कहते हैं तो उस थ्योरी में मन वचन कर्म सामंजस्य या व्यक्तित्व की संगति की बात करना सहज हो जाता है, आवश्यक भी है। किंतु उसी थियरी को दूसरे पर लागू करते वक्त कितनी मर्मज्ञ विश्लेषण शक्ति और ज्ञानक्षम संवेदन दृष्टि की आवश्यकता हो, कितनी सहानुभूति क्षमता की जरूरत है, यह किसी से छिपा नहीं है। मेरा मित्र मेरी भावनाएं नहीं ताड़ सका। उसका यह कहना बिल्कुल ही ठीक था कि साहित्य में प्रगतिवादी किंतु जीवन में प्रतिक्रिया से घनिष्ठ सहचर तत्व की पोषक, साहित्य में मानवतावादी किंतु जीवन में शोषकों की अभिन्न मित्र इस प्रकार की विप्रूप भयानक आकार वाली विसंगतियां आलोचक न देख पाए। साहित्यिकगण सौजन्यवश चुप रहे, लेकिन साहित्य से प्रेम रखने वाले जनता उन्हें अपनी करोड़ों आंखों से देखती है। चूंकि आलोचक और संपादक तथा साहित्य के अन्य नेता इसे नहीं देख पाते, इसलिए वह उन्हें धिक्कारती भी है। यह सही है यह सही है सच है कि साहित्य में प्रकट या संस्थापित जीवन मूल्य उस साहित्य के साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं है, तो यह भी सच है कि वे जीवन मूल्य के सृष्टा से संगति की अपेक्षा रखते हैं, और यदि वह अपेक्षा भंग हुई तो साहित्य और समाज में वंचित परंपरा का विकास नहीं हो सकता। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। किंतु उसके साथ साथ यह भी सही है कि सामंजस्य की कल्पना यांत्रिक रूप से लागू नहीं की जा सकती। यह तो ठीक है, और इस बात का शीघ्र पता चल जाता है कि प्रगतिवादी विद्यार्थी मजबूर किसानों की हड़तालों तोड़ता है या नहीं, या वह जनता के विरुद्ध अधिकारियों का गुप्तचर है या नहीं, अथवा वह एक दुरंगी और दुमही नीति का अवलंबन कर रहा है या नहीं। वह जनता के विरुद्ध अधिकारियों का गुप्तचर है या नहीं, अथवा वह एक दुरंगी और दुहमी नीति का अवलंबन कर रहा है या नहीं, इसकी रूपरेखाएं स्पष्ट होती है। साधारण पढ़ी लिखी जनता इसे खूब जानती है। अवसरवादी दृष्टियाँ और कार्यनीति के विविध रूपों और प्रकारों का तुरंत पता चल जाता है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की विसंगतियाँ छोड़ जो तुरंत ही प्रकट हो जाती है, अन्य विसंगतियाँ पहचानना मुश्किल रहता है, और बहुधा मनुष्य अपने मानसिक स्वार्थ की दृष्टि से अन्य विसंगतियों का आरोप कर लेता है। मनुष्य की मानसिक मनोवैज्ञानिक स्वार्थ दृष्टि ऊंचे आदर्श को आगे करके उसके झंडे के नीचे काम करती है, उसके मंदिर में बैठ अपना शिकार करती है। यह इम्पोर्टेंट लगता है। मनुष्य की मानसिक मनोवैज्ञानिक स्वार्थ बुद्धि ऊंचे आदर्शों को आगे करके उसके झंडे के नीचे काम करती है, उसके मंदिर में बैठ अपना शिकार करती है, अपना धंधा करती है। इसलिए वह अपनी पूर्ति के लिए सामंजस्य या संगति अथवा ऐसे ही किसी आदर्श की कल्पना की व्यक्ति पर यांत्रिक रूप से लागू कर सकती है। क्या मालूम कि मेरे मित्र का कटुयान पर लगाया गया आरोप बिल्कुल सही हो और उसमें कहीं भी किसी गलती की मिलावट नहीं हो, कौन जानता है। यानी मित्र ने जो कटुयान के बारे में कहा वह सत्य है या गलत है, कौन जानता है। यही ये विचार थे जो मेरे मन में घूम रहे थे, और मुझ में और मेरे मित्र में एक अजीब ढंग की दूरी बढ़ रही थी। हम दोनों साथ साथ घर वापस लौट रहे थे, किंतु मैं जरा फासले से चलता जा रहा था। हम दोनों चुप थे। जब घर पहुंचने वाले रास्ते के अंतिम चौराहे तक मैं पहुंचा तो मैंने अपने मित्र से सिर्फ इतना ही कहा, मनुष्य ही ज्ञान, यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगता है कथन,
लेखक कहता है अपने मित्र से, मनुष्य की ज्ञान शक्ति की मनुष्य की ज्ञान शक्ति की भी सीमा है, क्या इसे पहचानना ज़रूरी नहीं है? यह मुक्तिबोध का कथन है, याद रखिए। हमें लगेगा जैसे कि मनुष्य की ज्ञान शक्ति की भी सीमा, यानी मनुष्य का जो ज्ञान होता है उसकी भी एक सीमा होती है, उसका भी एक किनारा होता है। क्या इससे पहचानना ज़रूरी है, यानी मनुष्य के ज्ञान को पहचानना ज़रूरी है? यह किसका कथन है? तो यह मुक्तिबोध का कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में। उसमें मेरी तरफ क्षण भर देखा, उत्तर दिया, बिल्कुल सही। मैं स्वयं यही बात सोच रहा था। हमें ज्ञान शक्ति की सीमाओं का गहरा से गहरा ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि गलतियां टाल सके, अपने कार्यों को अधिक फलप्रद बना सके। जब मैं बिस्तर पर सोया तो मुझे अ, मुझे सुख से चद्दर चढ़ा दी, यानी बिस्तर पर सोए तो सुख का चद्दर चढ़ा गया, यानी आराम से वह सोने की तैयारी कर रहा था लेखक। इसका थोड़ा सा अंश पढ़ लेते हैं। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक, यानी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक क्या है इसके अंदर, ये भी हम देखेंगे थोड़ा सा, और बाकी विस्तार से कल। मेरी डायरी पर बहुत कम बहस हुआ करती है, लेकिन कल हो ही गई गई वो जो यशराज है ना, यानी लेखक की डायरी पर बहुत कम जो है वह चर्चा होती है, बहस होती है, तो और कल उस पर एक चर्चा हो गई। वही 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 उस गली में रहते हैं। नहीं नहीं, उसकी वकालत नहीं नहीं चलती। हाँ, यूं ही है। यो आदमी काबिल है, यानी वह यो आदमी का BSc B टेक LLB, यानी वह यह पूछा हुआ सवाल है, याद रखिए। अभी जो 18 जून को एग्ज़ाम हुई, यह पूछा था, यही पूछा है शायद, तो इसकी, हाँ यही पूछा है। हाँ यूं ही है, यो आदमी काबिल है। BSc B टेक LLB, लेकिन बिल्कुल रोज़गार है। इस शहर में उन्हें सब जानते हैं, हंसते हैं हंसते हैं उन पर। वे बेरोज़गार है न, इसलिए उसके चेहरे पर हमेशा शनिचर छाया रहता है। यह पूछा था, ये याद रखिए। खैर खैर तो वह वसुधा के लिए लिखी गई ताज़ी ताज़ी डायरी उन्हें सुनाने का मुझे जब सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं बड़ा खुश था। क्या तीर क्या तीर मारा मैंने! यशराज गर्दन नीचे डाले मेरी डायरी को चुपचाप, यानी यशराज का नाम था उसका, याद रखिए। यशराज नाम था, और यशराज की जो योग्यता थी, पढ़ाई थी, वह BSc B टेक LLB हो गई थी, याद रखिए। और फिर भी वह बेरोजगार था, जैसे आजकल समाज में बहुत सारे हैं। गर्दन नीचे डालकर वहाँ चुपचाप सुन रहा था लेखक की डायरी। जब सुनाना खत्म हुआ तो बहुत ही मंतर गति से उन्होंने अपना सिर ऊंचा उठाया, कहने लगे, यह डायरी एकदम फ्रॉड है। यानी वह उसने कहा कि किसने, यशराज ने कहा कि यह डायरी एकदम फ्रॉड है, वह गलत है। मुझ पर वज्रपात हो गया। अ, वज्रपात हो गया वज्रपात हो गया था, काटो तो खून नहीं, नाड़ी खिसक गई। यशराज ने अपना चेहरा ऐसा बिगाड़ लिया था, मानो उसकी जबान का स्वाद एकदम कड़वा हो उठा हो। डायरी मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। परसाई जी के पत्र रूपी पिस्तौलों से संप्रेरित होकर मैंने इतनी मेहनत की थी, नतीजा क्या निकला धूल राख वालों, यानी वह जो इतनी मेहनत से लेखक ने वो डायरी लिखी थी, उसका नतीजा क्या निकला। जो भी उसने परसाई के पत्रों से ले आधार पर लिखी थी, तो उसका नतीजा क्या निकला, केवल धूल बालू और राख। धूल राख बालू, याद रखिए। मैंने अपने उन अ, मैंने 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 अपने मन को काफ़ी नसीहत दी, उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन निस्संदेह उस समय मेरा चेहरा बहुत पीला हो गया, क्योंकि मैंने उन क्षणों का अनुभव किया कि चेहरों का खून निचुड़ता हुआ दिल में टपक रहा है। मैंने यशराज की तरफ जब देखा तो मुझे निसंदेह हुआ कि वह भी मुझ पर हंस रहा है, यानी दोनों, यशराज और लेखक, एक दूसरे पर हंस रहा है। मैंने अपने को संवारते हुए, अटकते हुए और शब्दों के लिए भटकते हुए कहा,
तुम भले ही फ्रॉड कह लो, इसमें व्यक्तिगत ईमानदारी ज़रूरी है। डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। यानी यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है लेखक का है, मुक्तिबोध का है, और यह जो है यशराज को कहता है। यह कथन लेखक किससे कहता है ऐसा पूछा जाएगा, वहाँ पर केशव नाम दिया जाएगा, यशराज कटुयान नाम दिया जाएगा, या और अन्य कोई नाम दिया जाएगा। तो यह यशराज से कहता है, याद रखिए। इसमें तुम भले ही फ्रॉड कह लो, इसमें व्यक्तिगत ईमानदारी ज़रूरी है। डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। यह याद रखिए, यह कथन इम्पोर्टेंट है। यशराज ने अपनी अपनी मुस्कान दबा ली। उसके होठों की इस छोटी सी हलचल हलचल से मुझे घाव सा लग गया। मैं प्रयत्न करने लगा कि मेरी आंखों में क्रोध या खून दौड़ जाए, लेकिन देह में रक्त नहीं था। दूसरे अगर दूर से दूसरे अगर मैं अटकने का नाट्य भी करता तो भी बात न बनती, क्योंकि वैसा करना मेरी बौद्धिक संस्कृति के मापदंड के बिल्कुल विपरीत था। आप तक का इतिहास यह है कि मैं अपनी बुद्धि द्वारा हृदय को संपादित संशोधित करता आया हूँ। वह प्रक्रिया बिल्कुल बचपन ही से चल रही है। जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है। यह भी इम्पोर्टेंट है। जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है। यानी यह इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। ज़रा सी बात पर चांटे के आघात सी बात संवेदनाएं नालों पर झेलनी पड़ती है। जी हाँ, इस जिंदगी का यही हाल है। भय, आतंक, विचित्रता, आकांक्षाएं, अजीबोगरीब उलझाव, फटी हुई टाट पट्टियाँ, पुरानी स्याही रंगे टेबल, गुरुजी की भयानक दुतरफा मूछ, और घर में माता पिता की डांट फटकार, और बच्चे का कोमल छोटा सा शरीर। यह पूछा जाने योग्य है, परीक्षा में याद रखिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ। जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ डांट फटकार पर बैठना, यानी जो पट्टियाँ बेंच रहते हैं, ऐसे ऐसे बेंच रहते हैं, यहाँ पर बैठना पड़ता है, ऐसे करके यहाँ पर बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है स्कूल जिंदगी क्या है? जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ डांट पट्टी पर बैठना पड़ता है। ज़रा सी बात पर चाटे, यानी कोई गलत हुआ तो तुरंत मास्टर जी मारते हैं। और आजकल तो मारना भी छोड़ दिया है टीचर ने, लेकिन हमारे ज़माने में बहुत मार पड़ती थी। आघात की सारी संवेदनाएं गालों पर झेलनी पड़ती है। जी हाँ, इस जिंदगी का यही हाल है। भय, आतंक, विचित्रित आकांक्षा, अजीबोगरीब उलझाव, और फटी हुई टाट पट्टियाँ, पुराने स्याही रंगे टेबल, जीवन की भयानक दुतरफा मूछ, और घर पर माता पिता की डांट फटकार, और बच्चे का कोमल छोटा सा शरीर। यह इम्पोर्टेंट कथन है। सोचा था कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, ऊंचा तगड़ा मोटा, फिर जिंदगी प्राइमरी न रहेगी। यानी लेखक कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, तगड़ा हो जाऊंगा, तब जिंदगी जो है प्राइमरी नहीं रहेगी। लेकिन नहीं, जो जो बड़ा होता गया खूब सूखता गया। यानी जो जो लेखक बड़ा होता गया, तब तब वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, तब तैसे तैसे वह सूखता गया। ऊंचा हुआ साथ ही जर्जर भी, जिंदगी पहले से भी बदतर प्राइमरी स्कूल होती गई। यानी वह जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे ज़िंदगी बदतर होती गई, प्राइमरी स्कूल होती गई। जी हाँ, जिंदगी भर पाठ पाठ पढ़ना है, सिर्फ पहाड़े पढ़कर ही काम नहीं चलता। यानी जिंदगी भर जो है अन्य पाठ भी पढ़ना पड़ता है। केवल पहाड़े पढ़कर या टेबल पढ़कर ही जीवन नहीं चलता, काम नहीं चलता। गुना भाग की नए कत्तर ब्योत करनी पड़ेगी। अंगुलियों में स्याही, कमीज पर नीले दाग, होठों के नीचे, होठों के एक सिरे पर नीला रंग। मरने तक प्राइमरी ही रहेगी। यानी मरने तक जो है जीवन जो है प्राइमरी प्राथमिक ही रहेगी। वही पुरानी फटी टाट पट्टी मानो मेरी कविता की एक पंक्ति है। यशराज की बात अलग है, वह आला आदमी है। यानी यशराज की बात जो है वह अलग है, वह आला आदमी है। वह
15 की बात करता है। फ्लैक और लॉ-फॉन्स उसकी ज़बान पर नाचते हैं। मैं इसमें को नष्ट कर दो। भारतीय संस्कृति का यह संदेश है। यशराज का शब्द प्रवाह मेरे कानों में बहा। व्यक्तिगत ईमानदारी का क्या अर्थ है? यानी यशराज पूछता है लेखक से कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ क्या है। अधिक से अधिक वह अभिव्यक्ति की ईमानदारी है। यानी व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है कि वह अधिक से अधिक अभिव्यक्ति की ईमानदारी है, इससे अधिक कुछ नहीं। तुमने तो अभिव्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं है। यानी वह कहता है कि तुम में तो अभिव्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं है। यशराज न मालूम क्या कहता गया। मैं तो अपने मन में यह सोच रहा था कि मुझे तो बुद्धि के द्वारा अपने हृदय को संपादित किया संशोधित करना है, उसमें पाद टिप्पणी जोड़नी है, भूमिका लिखनी है, सबके पीछे निर्देश सूची भी जोड़ देनी है। किंतु यह संपादन और संशोधन क्या कभी भी पूरा होगा? क्या कभी भी मास्टरपीस की भांति उसे उपस्थित कर सकेगा? शायद यह संभव ही नहीं है। कल ही तो बहुत बूढ़े पिताजी ने मुझे कहा था कि आखिर सांस छूटने तक नया सीखना पड़ता है। यानी लेखक का पिताजी कहता है कि आखिरी सांस छूटने तक, यानी जब तक सांस चलती है तब तक कुछ नया सीखना ही पड़ता है। अपने आप में संशोधन करते रहना पड़ता है, लगातार सीखते जाना और नए नए पाठ पढ़ना पड़ते हैं। ऐसा यानी वह लेखक का पिताजी लेखक से कहता है कि आखिरी सांस तक को नया नया सीखना पड़ता है, अपने आप में संशोधन करना पड़ता है, लगातार सीखते जाना, नए नए पाठ पढ़ना पड़ते हैं। ऐसा मैंने यशराज से आत्मस्वीकृति के स्वर में कहा। व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। यानी यहाँ पर व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है। यानी व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ लेखक क्या बताता है कि जिस अनुपात में, जिस भावना में जो विचार उठा है, जो विचार उत्पन्न हुआ है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। यानी जो विचार मन में आया, जिस प्रकार का विचार मन में आया वह उसी प्रकार प्रस्तुत करना या अन्य को बताना, यही जो है यही व्यक्तिगत ईमानदारी है। जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। यानी यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट कथन है। यहाँ से दो कथन बनते हैं। व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भाव या जो विचार उठा उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना यह व्यक्तिगत ईमानदारी का एक है। और दूसरा है जो भाव या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है, यानी जो विचार जो भाव जिस स्वरूप को लेकर, जिस बात को लेकर, जिस व्यापकता को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना यह लेखक का धर्म है। मैं तो कहता हूँ यदि कोई लेखक बनना चाहता है या लिखता है तो हर एक लेखक को यह एक साहित्य की डायरी पढ़ना चाहिए। यशराज ने जिद्दी आवाज़ में कहा, यानी यशराज ने जिद्दी आवाज़ में कहा, क्या उसका धर्म यही तक सीमित है? क्या लेखक का धर्म यही तक सीमित है जो भाव उत्पन्न हुआ उसी मात्रा में बताना? यदि वह यही तक सीमित है तो वह व्यक्तिगत ईमानदारी भी नहीं है, अभिव्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं। तो यहाँ हम रुकते हैं और इसके आगे का भाग हम बाद में देखते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।